जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम संपूर्ण संप्रदाय के बारे में अध्ययन करेंगे और जानेंगे उनमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं संपूर्ण संप्रदाय को एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो का लाभ लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और साथ ही साथ आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली संपूर्ण नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों आइए चलते हैं, देख लेते हैं संपूर्ण संप्रदाय के बारे में। तो संप्रदाय जो है उन्हें कई भागों में बांटा गया है। जो संप्रदाय है उन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे आपका संरचनावाद है, उसके बाद आता है प्रकार्यवाद है, उसके बाद आता है आपका व्यवहारवाद आता है। इसी तरह से संपूर्ण संप्रदाय के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं। पहला टॉपिक है मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय के बारे में हम जानेंगे। तो जो मनोविज्ञान के प्रमुख संप्रदाय है उसमें पहले नंबर पे आपका आता है संरचनावाद संप्रदाय। अब संरचनावाद संप्रदाय की बात किया जाए तो इनके जो प्रवर्तक थे, इनके जो जनक थे, विलियम वुंट को माना जाता है और यह जर्मनी के निवासी हैं। दोस्तों इसके बाद जो विलियम वुंट थे उनके भी समर्थक अर्थात संरचनावाद के जो समर्थक माने जाते हैं एडलर, बेडफोर्ड और टीचनर को माने जाते हैं। अब जो है संरचनावाद जो है उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, उनका जिसका नाम है निर्मितवाद भी, और एक और नाम है जिनका नाम होता है निर्माणवाद संप्रदाय के बारे में जाना जाता है। इस संप्रदाय में बात करें तो मन की संरचना पर बल दिया गया है, अर्थात मन की संरचना पर अध्ययन किए हैं। और अगर पूछा जाए संरचनावाद संप्रदाय में किस पर बल दिया गया है तो केवल आप बताएंगे चेतना पर बल दिया गया है। किस पर बल दिया गया है? चेतना अथवा मन पर बल दिया गया है। बात करते हैं, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, कान, जीभ, नाक, त्वचा। जो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं इनसे जो हमें प्रथम ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। संवेदना ही क्या होता है आपका? चेतना होता है। चेतना होता है। अब इन चेतना के अध्ययन के लिए हमें क्या चाहिए? चेतना अथवा मन के अध्ययन के लिए हमें क्या चाहिए? प्रयोग करना होगा। प्रयोग करने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रयोगशाला चाहिए। तो इस समय मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण हुआ जो लिपजिंग विश्वविद्यालय में किया गया, जो आज उसका नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लिपजिंग नगर जो है वो जर्मनी में स्थित है और इस प्रयोगशाला की स्थापना 1879 ईस्वी में विलियम वुंट के द्वारा किया गया। ठीक है दोस्तों, अब बात करें तो 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। किसने? विलियम वुंट ने। 1880 में मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलाया। किसने? विलियम वुंट ने। इसलिए मनोविज्ञान के आधुनिक जनक और मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक मनोविज्ञान या प्रयोगशाला मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक और प्रायोगिक अथवा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी विलियम वुंट को ही माना जाता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो संरचनावाद है उन्हें निर्मितवाद और निर्माणवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना प्रथम प्रयोगशाला के साथ 1879 ईस्वी में किया गया, जिसके संस्थापक अथवा जनक विलियम वुंट को माना जाता है।
ठीक है। इसकी स्थापना 1879 में जर्मनी के लिपजिंग नगर प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के समय हुआ था। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करें तो जो इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व चेतना के अध्ययन पर बल दिया जाता था। इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किस पे दिया जाता था? चेतना के अध्ययन पर बल दिया जाता था। इंद्रियों से प्राप्त होने वाली प्रथम ज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों? संवेदना कहा जाता है। चेतना ही क्या होता है आपका? संवेदना होता है। आगे, संवेदना का निर्माण हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से हुआ है, इसलिए इसका निर्माण संरचनावाद अथवा निर्मितवाद अथवा निर्माणवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मनोविज्ञान, जो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम वुंड को ही माना जाता है। संरचनावाद संवेदना पर बल देता है। समर्थक कौन कौन थे संरचनावाद के? एडवर्ड वेडफोर्ड टीचनर, ये सभी क्या थे? संरचनावाद संप्रदाय के समर्थक के रूप में माने जाते हैं दोस्तों। अब बात दूसरी संप्रदाय की बात करें तो दूसरी संप्रदाय आपका प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। इनके जो समर्थक और इनके जो प्रवर्तक विलियम जेम्स को माना जाता है, और विलियम जेम्स ही क्या है? प्रकार्यवाद और कार्यवाद के जनक भी माने जाते हैं, जो कहाँ के निवासी हैं? अमेरिका के निवासी हैं। विलियम जेम्स के समर्थक की बात करें तो एक आते हैं जॉन ड्यूवी, दूसरे नंबर पर आते हैं कैटल, तीसरे नंबर पर थॉर्नडाइक और वुडवर्थ के साथ साथ रोलैंड एंजिल का नाम लिया जाता है। अब प्रकार्यवाद की बात किया जाए तो प्रकार्यवाद है क्या? तो कोई वो व्यक्ति है, कोई कार्य क्यों करता है, कैसे करता है, आदि चीज़ों की जब प्रश्न उठाया जाता है तो वहाँ प्रकार्यवाद का निर्माण होता है। इस प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद में चेतना के कार्यों पर बल दिया गया था। इस प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद में किस पर बल दिया गया? चेतना के कार्यों पर बल दिया अथवा चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया गया था। जैसे देख लेते हैं, हमारे पास क्या होती हैं? 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जिनसे हमें क्या होता है? पहली जो ज्ञान प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। तो विलियम जेम्स ने क्या कहा कि संवेदना अथवा चेतना का भी कुछ न कुछ कार्य होता होगा। इस कार्य का हम प्रत्यक्षीकरण करेंगे। प्रत्यक्षीकरण में 3 बातों की आवश्यकता होती है: नाम, पहचान, व्याख्या की। जैसे हमने देखा कि एक बोतल में पानी रखा हुआ है तो उसका नाम करेंगे कि ये बोतल है, पहचान करेंगे कि ये पानी पीने के योग्य होता है, पानी पीने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्लास्टिक का बना होता है, इस तरह से इसका ढांचा होता है, आदि चीज़ों को पहचान कर उसकी जब व्याख्या करेंगे तो हम उसका क्या करेंगे? प्रत्यक्षीकरण करेंगे। इस तरह से कहा जाए कि प्रत्यक्षीकरण प्रत्यक्ष रूप से देखकर उसका नाम, पहचान और व्याख्या कर जाना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। अब आया कि चेतना के कार्य के अध्ययन के लिए हमें प्रयोग चाहिए, प्रयोगशाला करना होगा। तो विलियम जेम्स ने भी एक दूसरी प्रयोगशाला, विश्व की दूसरी प्रयोगशाला लेकर आए, जो 1890 ईस्वी में लाया गया। कहाँ लाया गया दोस्तों? अमेरिका में लाया गया। अमेरिका के किस स्थान पे? मैसाचुसेट्स स्थान पर लाया गया। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा लाया गया। फिर से देख लिए, चेतना के कार्यों के अध्ययन के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ी। तो जो प्रयोगशाला आया वो विश्व की द्वितीय प्रयोगशाला किसके द्वारा लाया गया? विलियम जेम्स के द्वारा लाया गया। कहाँ लाया गया? अमेरिका में लाया गया। किस स्थान पर? मैसाचुसेट्स स्थान पर। कब लाया गया? तो 1890 ईस्वी में इस प्रयोगशाला, मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला को स्थापित किया गया। किसके द्वारा? विलियम जेम्स के द्वारा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर। तो जो प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद है उन्हें दोनों नाम से जाना जाता है। जो इनके संस्थापक है विलियम जेम्स हैं, लाया गया था 1900 में ईस्वी में। इन्हीं के अनुसार हमें चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए अथवा बल देना चाहिए। किसके अनुसार? विलियम जेम्स के अनुसार। उन्होंने क्या कहा कि हमें चेतना नहीं, चेतना के कार्यों पर भी अध्ययन करना चाहिए। इसलिए इसका नाम कार्यवाद अथवा प्रकार्यवाद पड़ा। इसके बाद
कार्यवाद प्रकार्यवाद जो होता है प्रत्यक्षीकरण पर बल देता है अथवा चेतना के कार्यों पर बल देता है। जैसे इंद्रिय ज्ञान से हमें क्या मिलता है, संवेदना, संवेदना से हम क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण में हम 3 बातों को ध्यान में रखते हैं। इस तरह से इसके प्रवर्तक क्या है, जॉन डेवी है, थार्डाइक है, वुडवर्ड है, रॉलैंड एंजिल और कैटल माने जाते हैं। बात अगली संप्रदाय की बात करते हैं। अगला संप्रदाय आपका आता है तीसरा नंबर आपका आता है व्यवहारवाद संप्रदाय। क्या आता है दोस्तों, व्यवहारवाद संप्रदाय। इस व्यवहारवाद संप्रदाय की जो उत्पत्ति हुई, निर्माण हुआ, वह कब हुआ था, 1912 और 13 के बीच में किया गया था। इनके जो समर्थक प्रवर्तक थे, जनक थे, वाटसन को माना जाता है। दोस्तों किसको माना जाता है, वाटसन को माना जाता है, जो अमेरिका के निवासी थे। अब व्यवहारवाद की बात करें अथवा वाटसन की बात करें तो इनके जो समर्थक के रूप में माने जाते थे, स्किनर माने जाते थे, पावलोव माने जाते थे, हल माने जाते थे और मैकडूगल माने जाते थे। अब इस व्यवहारवाद की बात करें तो व्यवहार है क्या, तो जो व्यवहार है वो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है। जो व्यवहार होता है मानसिक स्थिति का बाह्य रूप क्या होता है, व्यवहार कहलाता है। कोई व्यक्ति है, व्यक्ति के एड़ी से लेकर के उसके सिर तक की जो बाह्य क्रियाएं हमें दिखाई देती है वही क्या होता है, उस व्यक्ति का व्यवहार कहलाता है। अब व्यवहारवाद जो व्यवहार है, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल ने 1905 ईस्वी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। किस में किया था, उन्होंने एक बुक लिखी है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, अर्थात उसको हिंदी में मनोविज्ञान की एक अवधारणा के रूप में जाना जाता है। उस बुक में उन्होंने व्यवहार शब्द का प्रयोग किया है। इसके बाद लेकिन व्यवहारवाद शब्द जो लाया है वो वाटसन लाए हैं। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम मैकडूगल ने किया है, जबकि व्यवहारवाद का जो प्रयोग किया है वो वाटसन ने किया है। ठीक है, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन को कहा जाता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात है वाटसन के प्रमुख पुस्तकों के बारे में पूछा जाता है। तो वाटसन की जो प्रथम पुस्तक थी उनका नाम था व्यवहारवाद तुलनात्मक मनोविज्ञान की एक अवधारणा, जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। क्या दोस्तों, व्यवहारवाद तुलनात्मक मनोविज्ञान की एक अवधारणा जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई। दूसरी बुक की बात किया जाए तो मनोविज्ञान एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण है। यह वाटसन की दूसरी बुक है जो 1919 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद उनकी तीसरी बुक व्यवहारवाद है जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई। व्यवहारवाद जो आया कब, तो व्यवहारवाद 1912 और 1913 ईस्वी के मध्य में आया। इस व्यवहारवाद का जो संप्रदाय की घोषणा कहाँ की गई, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में इस व्यवहारवाद शब्द की घोषणा की गई। किसके द्वारा, तो वाटसन के द्वारा किया गया। कहाँ पे, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में घोषणा की गई। वाटसन के अनुसार वातावरण के महत्व को स्वीकार किया, न कि वंशानुक्रम को। वाटसन जो हैं व्यवहारवाद में वातावरण के महत्व को स्वीकार किया है, वंशानुक्रम को नहीं। किसको महत्व को स्वीकार किया है, वातावरण को स्वीकार किया है। उनका एक कथन था, 1 दर्जन आप मुझे स्वस्थ शिशु दे दीजिए, मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ। अर्थात उन्हें डॉक्टर, वकील, अभियंता, शिक्षक कुछ भी बना सकता हूँ। यह जो वाक्य है, यह कथन पूछा जाता है किस बुक में लिखा गया है, तो यह कथन व्यवहारवाद पुस्तक में लिखा गया जो 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर, देख लेते हैं व्यवहारवाद के बारे में। तो व्यवहारवाद जो संप्रदाय है आपका वो स्थापित हुआ था 1913 ईस्वी में। किसके द्वारा, जेबी वाटसन के द्वारा। कहाँ पे, तो स्थान कोलंबिया, अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। जो व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, विलियम मैकडूगल ने किया था। ये बात ध्यान रखिएगा, व्यवहारवाद जो संप्रदाय का व्यवहारवाद शब्द का जो प्रयोग किया था जेबी वाटसन किया था, किंतु व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में किया था।
मनोविज्ञान एक अवधारणा में किया था। बात अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो व्यवहार शब्द की व्याख्या या वर्णन के बारे में जेबी वाटसन द्वारा जो व्यवहार शब्द की जो व्याख्या, व्यवहार शब्द का प्रयोग तो विलियम मैकडूगल ने किया था, लेकिन व्यवहार शब्द की जो प्रथम बार व्याख्या अथवा वर्णन किया था वो जेबी वाटसन के द्वारा 1914 ईस्वी में प्रकाशित पहली पुस्तक मनोविज्ञान की तुलनात्मक अवधारणा में किया है। उनकी वाटसन की दूसरी पुस्तक 1919 में आई थी जो मनोविज्ञान व्यवहार का एक मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण के रूप में प्रकाशित हुआ। तीसरी पुस्तक उनकी आई 1924 में जो व्यवहारवाद नाम से प्रकाशित हुआ था। और बातें नोट करके देख लीजिए क्या है। व्यवहारवाद की उत्पत्ति उद्दीपक और अनुक्रिया से होती है। ध्यान दीजिएगा, व्यवहार शब्द जो व्यवहार है उसकी जो उत्पत्ति होती है एक उद्दीपक और एक अनुक्रिया के द्वारा होती है। इसके लिए आनुवांशिक गुण की आवश्यकता नहीं होती है बल्कि वातावरण की आवश्यकता होती है। आपको वातावरण मिल जाए तो वहाँ पे आपके व्यवहार के लिए उद्दीपक और अनुक्रिया की उत्पत्ति हो जाती है, किंतु आनुवांशिक गुण के कारण नहीं होती। इनके जो समर्थक थे वाटसन थे, स्किनर थे, पावलोव थे, हल थे और मैकडूगल के रूप में माने जाते हैं। उद्दीपन और अनुक्रिया के बारे में आगे आप पढ़ेंगे जब आएगा पावलोव का, वाटसन का, स्किनर का, मैकडूगल का, हल का जो संज्ञानात्मक सब है प्रयोग हैं, उन सभी चीज़ों को आप उसमें यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आगे अगली टॉपिक की बात करें आता है समग्रवाद संप्रदाय। जो चौथे नंबर पे आता है वो है समग्रवाद संप्रदाय। तो समग्रवाद संप्रदाय के जो अन्य नाम है वो संज्ञानवाद संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, गेस्टल्टवाद संप्रदाय के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो गेस्टल्टवाद है, गेस्टल्ट जो शब्द है वो एक शब्द है उसका जिसका अर्थ होता है पूर्णकार या समग्रता पर अर्थ होता है, पूर्णकार अथवा समग्रता अर्थ होता है। बाद में भी जानेंगे इसको विस्तार से, पहले जान लेते हैं कुछ टॉपिक पर। तो जो समग्रवाद संप्रदाय है आपका वो संज्ञानवाद नाम से भी जाना जाता है और गेस्टाल्टवाद नाम से भी जाना जाता है। इनके जो प्रवर्तक हैं मैक्स वर्दीमर को माना जाता है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैक्स वर्दीमर को माना जाता है, अर्थात समग्रवाद के जनक मैक्स वर्दीमर को माना जाता है। जो इनके समर्थक थे, मैक्स वर्दीमर के समर्थक थे, 3 लोग थे, कर्ट कोफका, कुर्ट लेविन और कोहलर के नाम से जाने जाते हैं। अब समग्रवाद जो संप्रदाय है इसमें अध्ययन किसका किया जाता था? तो जो समग्रवाद संप्रदाय है इसमें चेतना के साथ साथ व्यवहार के विज्ञान का भी अध्ययन किया जाता था। अर्थात जिस संप्रदाय में चेतना और व्यवहार के बारे में अध्ययन किया जाता था उसे समग्रवाद संप्रदाय कहा जाता था। चेतना की बात करें तो चेतना मानसिक स्थिति का अंतः रूप होता है, जबकि व्यवहार की बात करें तो मानसिक स्थिति का बाह्य रूप होता है। तो मैक्स वर्दीमर आए, उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की व्यवहार के बारे में जानना है तो उसके आंतरिक और बाह्य दोनों व्यवहारों के बारे में जानेंगे तभी हम मनोविज्ञान के बारे में जान पाएंगे, मनोविज्ञान दृष्टिकोण से उसे हम देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो किस पे महत्व दिया था? उन्होंने संवेदना पर महत्व दिया, प्रत्यक्षीकरण पर महत्व दिया, सूझ पर दिया, अंतर्दृष्टि पर दिया, अंतर्दृष्टि संज्ञान को दिया, समस्या समाधान को दिया, बुद्धि और चिंतन पर दिया। और पूछा जाता है किस पर महत्वपूर्ण दिया गया? तो पूर्णता पर महत्वपूर्ण या समग्रता पर बल दिया गया है। जैसे हमारे पास कुल कितनी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं? हमारे पास कुल 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। जो इनसे हमें प्रथम ज्ञान प्राप्त होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? संवेदना। संवेदना का कुछ कार्य होता है जो प्रत्यक्षीकरण के रूप में उभर कर आता है, जिसमें 3 चीज़ें आवश्यकता होती हैं, नाम, पहचान और व्याख्या। अब जब हम इन चीज़ों को प्रत्यक्षीकरण, किसी चीज़ को देखकर हम उसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो हमारे अंदर एक सूझ का निर्माण होता है, हमारे अंदर एक सूझ का निर्माण होता है जो हमें
संज्ञान का निर्माण कराता है। सूझ का निर्माण होता है जो हमें संज्ञान का निर्माण करता है। इस संज्ञान के निर्माण से हम समस्या का समाधान करते हैं। इस संज्ञान के निर्माण से हम समस्या के समाधान करते हैं और समस्या का समाधान करना ही क्या होता है, अधिगम कहलाता है। एक उदाहरण के रूप में देख लेते हैं। जैसे आप चारपाई पर सोए हैं और आपके पेट या पीठ पर एक जानवर गिरा और वह जानवर कुछ इस तरह से चल रहा हो, तो आपके मन में एक नाम, पहचान और व्याख्या आएगा कि यह एक सांप है। आप उसकी व्याख्या करेंगे कि यह जहरीला भी हो सकता है, यह काटेगा तो हम मर भी सकते हैं। इससे आपको एक सूझ का निर्माण होगा कि आप कुछ भी ना करें। सूझ का निर्माण होगा कि आप कुछ भी ना करें। इस कुछ ना करने से जो संबंधित संज्ञान की उत्पत्ति होता है, उस संज्ञान के द्वारा हम समस्या का समाधान करते हैं और उसको जाने देते हैं, और इस तरह से हम अपनी जान को क्या करते हैं, बचा लेते हैं। यही है क्या आपका संज्ञानवाद संप्रदाय कहिए, गेस्टाल्टवाद संप्रदाय कहिए, और इसके बाद समग्रवाद संप्रदाय के बारे में कहिए। यही चीज़ आपका क्या है। इस पे चेतना और व्यवहार दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसमें चेतना और इसके जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, चेतना और व्यवहार दोनों के मनोवैज्ञानिक होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातों को फिर से जान लेते हैं बाय हैंडराइटिंग। तो जो समग्रवाद, संज्ञानवाद और गेस्टाल्टवाद जो थे, उनके जो समर्थक माने जाते हैं मैक्स वर्दीमर को सन जो है 1912-13 में ही आया था। समर्थक के कोहलर, कूट लेविन और कूट कोफ्का के रूप में जाने जाते हैं। इसमें जो सर्वाधिक बल दिया जाता है, पूर्णता अथवा समग्रता पर बल दिया जाता है। इस संप्रदाय के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान माने जाते हैं। दोनों, और या फिर कह दीजिए इस संप्रदाय के जो विज्ञान होता है वो चेतना और व्यवहार दोनों का विज्ञान माना जाता है। इसके वैज्ञानिक को भी दोनों के वैज्ञानिक माने जाएंगे। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं। इसी में इसके जो मतलब संज्ञानवाद के अनुसार जब तक हम किसी वस्तु की पूर्णता जानकारी नहीं प्राप्त कर लेते हैं तब तक हम उस विषय में अधूरा ही माने जाते हैं, इसलिए समग्रवाद संप्रदाय कहते हैं। ठीक है। बुद्धि, मन, सोच, विचारधारा, इन सब से में जो ज्ञान का सर्वोच्च बिंदु होता है उन्हें क्या कहते हैं, संज्ञान कहते हैं। इसलिए इसे संज्ञानवाद का नाम दिया गया है। गेस्टाल्ट एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पूर्णकार अथवा व्यवस्थित समग्र होता है, इसलिए गेस्टाल्टवाद का नाम आता है इसमें। आगे की बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगले जो संप्रदाय है मानवतावाद संप्रदाय के बारे में है। किस बारे में, मानवतावाद अथवा मानवतावाद संप्रदाय के बारे में है। जो इनके संस्थापक हैं अब्राहम मैस्लो हैं, इनके जो समर्थक के रूप में माने जाते हैं आलपोर्ट कार्ल रॉजर्स के रूप में माने जाते हैं। मैस्लो को आशावाद या मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। मैस्लो जो हैं उन्हें मानवतावाद के जो समर्थक हैं उनको जनक भी माना जाता है। वो दोस्तों कौन है, तो आपका अब्राहम मैस्लो के नाम से जाने जाते हैं। अगले टॉपिक की बात करें। मैस्लो को आदर्श आशावाद या मानवतावाद का जनक भी कहा जाता है। इन्होंने ही इन्होंने ही आवश्यकता का सिद्धांत अथवा मांग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है अथवा इसके उत्पत्ति किया है। तो जान लेते हैं मानवतावाद सिद्धांत में जो मांग के सिद्धांत हुआ था, आवश्यकता का सिद्धांत हुआ था, उसके बारे में कहा जाता है कि मनुष्य की कोई भी इच्छाएं पूर्ण कभी नहीं होती। इनको जो मैस्लो थे उन्होंने इन आवश्यकताओं को 5 स्तरों में विभाजित किया है। तो देख लेते हैं 5 स्तर कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे जो निचली स्तर पे आता है शारीरिक अथवा दैहिक मांग होता है, अर्थात इसमें प्राथमिक आवश्यकताओं की मांग होती है, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान की बात होती है। इसके बाद जैसे ही मनुष्य की यह इच्छा पूरी होती है उसकी दूसरी इच्छा जागृत हो जाती है, सुरक्षा की मांग।
इसमें क्या आते हैं, रोजगार, संस्था, स्वास्थ्य, संसाधन, सुविधा आदि चीज़ें सुरक्षा की मांग में उत्पत्ति होती है। जैसे ही उनकी सुरक्षा की मांग पूरी हो जाती है तो उन्हें समाज की मांग की आवश्यकता होती है कि हमें दोस्त, प्यार, समुदाय में रहने की आवश्यकता है। हमें क्या चाहिए, दोस्ती चाहिए, प्यार चाहिए, समुदाय चाहिए अथवा समुदाय में रहने की इच्छा उत्पन्न होती है। जैसे ही इनके दोस्त, यार, प्यार मिल जाता है, उन्हें अब आत्मसम्मान की मांग होने लगती है कि हम जिस समाज में रहें, जिस दोस्त से मिलें, उस बीच में मेरा कुछ न कुछ सम्मान जरूर होना चाहिए। जैसे उनकी सम्मान की पूर्ति होती है तो उन्हें आत्मा की अनुभूति की मांग होती है कि हे भगवान, हमें एक अच्छी मृत्यु दीजिएगा, हमें आत्मा का परमात्मा से अच्छे से मिलन कराइएगा। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होते होते व्यक्ति शिशु से लेकर के वृद्धा अवस्था तक की सभी स्तरों को पूर्ण कर लेता है। ये थी मांग। तो किसने लाया था यह? अब्राहम मैस्लो का पिरामिड के रूप में माना जाता है। अगर पूछा गया अब्राहम मैस्लो का पिरामिड क्या है, तो आवश्यकता की मांग की जो या फिर मांग की सिद्धांत जो है वो सब क्या है, आपका मैस्लो का पिरामिड के रूप में माना जाता है। अगर इनको ट्रिक से याद किया जाए कि निचले स्तर पे क्या था, तो सासु, संग, समान, आत्मा। सा से जो शारीरिक एवं दैहिक है, उसके बाद सु से सुरक्षा, संघ पूरा शब्द है, संघ यानी हमें समुदाय में रहना है, समान मतलब हमें सम्मान चाहिए, आत्मा से आपका परमात्मा में मिलन की आवश्यकता, जो पांचवी पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर, चौथा स्तर और पांचवा स्तर की बात किया गया है। बड़े सा से क्या हो जाएगा, आप शारीरिक, छोटे सा से क्या हो जाएगा, सु जो है सुरक्षा की मांग, संघ जो है, संघ मतलब समुदाय होता है, समुदाय, समाज यानी सम्मान की बात कर रहा है, आत्मा आपका आखिरी स्टेज होता है। अगली टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद, जो आपका 6वां नंबर है, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के समर्थक, प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्हें सिगमंड फ्रायड को माने जाते हैं। सिगमंड फ्रायड के जो समर्थक थे एडलर, और दूसरे नंबर पे आते हैं जुंग, जिनका पूरा नाम कार्ल जुंग के नाम से माना जाता है, नाम से जाने जाते हैं। जो सिगमंड फ्रायड थे दोस्तों, वो पागलों के डॉक्टर कहे जाते थे। जो सिगमंड फ्रायड थे वो पागलों के डॉक्टर के रूप में कहे जाते थे। अब मनोविश्लेषणवाद में किसका अध्ययन किया जाता था, तो जो मन और मस्तिष्क का जो अध्ययन किया जाता था वो मनोविश्लेषणवाद में किया जाता था। अर्थात जो मन और मस्तिष्क का विश्लेषण किया जाता था, जिसमें मन की 3 भागों में बांटा। किसने? सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा। पहला अचेतन, चेतन और अर्धचेतन। जो अर्धचेतन है वही आपका नाम अवचेतन के रूप में भी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, सिगमंड फ्रायड ने मन को 3 भागों में बांटा, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के रूप में बांटा है। अब एक उन्होंने प्रयोगशाला बनाया। उन्होंने क्या कहा कि जो चेतन होता है वो जन्मजात होता है, अचेतन होता है जो जन्मजात होता है। इनके भी कुछ गुण होते हैं, अभी हम बात करेंगे हैंडराइटिंग नोट्स से। उसके बाद बीच की जो कड़ी होती है वो अर्धचेतन होता है, जो अर्जित किया जाता है। एकदम नीचे की जो कड़ी होती है वो अचेतन होता है, जिन्हें भी अर्जित किया जाता है। अब व्यक्तित्व की जो मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे, अर्थात मनोविश्लेषणवाद के जो जनक थे, अर्थात ठीक है, सॉरी दोस्तों, हाँ तो देख लेते हैं। मनोविज्ञान के जो जनक थे सिगमंड फ्रायड, जो पागलों के डॉक्टर कहे जाते थे, उन्होंने मन को व्यक्तित्व से समानता प्रस्तुत की। जो मन है उन्होंने क्या कहा, व्यक्तित्व से समानता प्रस्तुत करी। तो उन्होंने कहा कि जो अचेतन मन है, उन्होंने कहा कि जो अचेतन मन है वो किसके सम्मुख अथवा किसके समान होता है, तो इदम या आईडी के सम्मुख होता है। उन्होंने क्या कहा, जो अचेतन मन होता है किसके सम्मुख होता है, इदम अथवा आईडी के समान
व्यवहार कार्य करता है। उसके बाद उन्होंने बताया अर्धचेतन के बारे में, जो अर्जित किया जाता है तो उन्होंने अहम अर्थात ईगो के रूप में दर्शाया, और जो चेतन मन था उन्हें सुपर ईगो यानी परम अहम के रूप में दर्शाया। और उन्होंने कहा कि जो हमारा मन होता है 10% चेतन होता है और 90% क्या होता है, अचेतन के रूप में माना जाता है। 10% चेतन और 90% अचेतन के रूप में माना जाता है। बात कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पे करेंगे अभी। तो इस संप्रदाय की जो उत्पत्ति माना जाता है नैदानिक परिस्थितियों से माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड थे, उन क्या थे, पागलों के डॉक्टर थे। उन्होंने पागलों पर अध्ययन करके इस संप्रदाय का निर्माण किया। उनके अनुसार कहा जाता है कि जो पागल व्यक्ति होते हैं, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति होते हैं, उनकी सभी मस्तिष्क काम करना बंद नहीं करती, कुछ मस्तिष्क काम करना बंद करती हैं तो कुछ अभी भी जिंदा रहती हैं। तो इनके जो प्रमुख विधियां थी, तो 2 विधियां थी, स्वप्न विश्लेषण विधि और प्रेक्षण विधि। यह दोनों जो विधि थी इनकी अप्रत्यक्ष तरीकों से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता था। इनमें अप्रत्यक्ष तरीके से अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किस पे दिया गया, तो अचेतन मन के अध्ययन पर महत्व दिया गया है। इस संप्रदाय में सर्वाधिक महत्व किस पे दिया गया है, अचेतन मन पर अध्ययन दिया गया है। जान लेते हैं और सारी टॉपिकों के बारे में। तो मनोविश्लेषणवाद के जो संप्रदाय के संस्थापक थे सिगमंड फ्रायड, अथवा जो जनक थे सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। समर्थक एडलर जूंग, जिन्हें कार्ल जूंग के नाम से जाना जाता है। इस पे अध्ययन किस पर किया जाता था, तो अचेतन मन पर बल दिया जाता था, यानी अचेतन मन पर अध्ययन किया जाता था। सिगमंड फ्रायड ने कहा कि मनुष्य को समझने के लिए अचेतन मन को समझना चाहिए, इसलिए उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा, जिसका पहला अचेतन, चेतन और अर्धचेतन। अचेतन जो होता है आईडी के रूप में प्रदर्शित किया, जो चेतन होता है ईगो के रूप में, जो अचेतन होता है आईडी, और जो चेतन होता है आपका सुपर ईगो, और जो अर्धचेतन होता है आपका ईगो के रूप में माना है। ठीक है। जो अचेतन होता है इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को जान लेते हैं। जो अचेतन होता है यह जन्मजात होती हैं। तो पूछा जाएगा कि कौन सा मन जन्मजात होती हैं, तो आप बताएंगे अचेतन मन जन्मजात होती हैं। कौन सा मन 90% यूज होता है, तो अचेतन मन यूज होता है। सुख और आनंद के नियम को स्वीकार कौन सा मन करता है, तो अचेतन मन करता है। आनंदवाही सुखवाही मन किसे कहते हैं, अचेतन मन को कहते हैं। छोटे छोटे बच्चों में इनकी प्रधानता होती है, किसकी, अचेतन मन की। और किसे इच्छाओं का भंडार ग्रह कहा जाता है, तो अचेतन मन को इच्छाओं का भंडार कहा जाता है। किसे तार्किक मन कहा जाता है, तो अचेतन मन को ही तार्किक मन कहा जाता है। अगली बात करते हैं अर्धचेतन की। तो अर्धचेतन की बात करें तो अर्धचेतन तो होता है वास्तविकता के नियम पर चलता है। किस पर चलता है, वास्तविकता के नियम पर चलता है। यह चेतन और अचेतन के मध्य की अवस्था होती है। जब हम किसी बातों को याद करके भूल जाते हैं तो यह घटना किस पर होती है, तो यह घटना अर्धचेतन मन में होती है। बात चेतन मन की करेंगे। अब जब चेतन मन की करेंगे तो इसमें पूछा जाता है कि नैतिकता के नियम पर आधारित कौन होता है, तो नैतिकता के नियम पर आधारित आपका चेतन मन होता है। नैतिकवादी मन किसे कहते हैं, तो नैतिकवादी मन भी चेतन को कहा जाता है। कौन सा मन 10% होता है, तो वह चेतन मन होता है। कौन सा मन 90% होता है, तो वह अचेतन मन होता है। किसे आदर्शवाद मन कहा जाता है, तो चेतन मन को ही आदर्शवाद मन कहा जाता है। बच्चों में सामाजिकरण की भूमिका में किसका सर्वाधिक योगदान होता है, तो किसका सर्वाधिक योगदान होता है, चेतन मन का सर्वाधिक योगदान होता है। कुछ और बातें जान लेते हैं। जो अचेतन होता है वो क्या होता है, जन्मजात होता है, किंतु चेतन और जो अर्धचेतन होता है वो क्या होता है, आपका अर्जित किया जाता है। सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना किससे की है, तो सिगमंड फ्रायड ने मन की तुलना बर्फ के शिलाखंड से की है। सिगमंड फ्रायड की 3 पुस्तकें हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो 3 पुस्तकों में पहला नंबर आता है स्वप्न विश्लेषण, दूसरा नंबर पे आता है आपका आईडी एंड ईगो, तीसरे नंबर पे आता है अचेतन मन। ये सिगमंड फ्रायड की
3 पुस्तकें थी जो महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक सेशन समाप्त हुआ। तो आप आज के वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। और वीडियो में आप यदि नए हैं तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों से भी लाइक और शेयर कर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाने के लिए ज़रूर कहिएगा। आशा करता हूँ आप ऐसा करेंगे। आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।